92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं बसंत राज सिंह की लिखी कहानी कश्मकश। फोन की आवाज और कंपन ने नींद को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। तकिए के नीचे से फोन को ढूंढा। किसका कॉल है ये जानने में कुछ सेकंड लगे। कम वक्त में सोते भी हूं ना तो बेहोशों की तरह। शुक्र है कि हॉस्टल में हूं, नहीं तो मम्मी की नसीहतों से नींद खुलती। यूं बेखबर इतनी देर तक सोना अच्छे लक्षण नहीं होते। सुबह के 3 बजे सो के 9 बजे उठने के बजाय रात को 9 बजे सो के सुबह 3 बजे भी उठ सकते हैं। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा होता है बिटिया, वगैरह वगैरह। फोन देखा, मम्मी ही थी। रिसीव करने ही वाली थी कि कॉल कट हो गया। सुबह के 9 बज रहे थे। फोन की वजह से ही सही मेस के नाश्ते के वक्त तो नींद खुली, वरना आज फिर राजू भाई के कैंटीन से नूडल से ही काम चलाना पड़ता। शालिनी अब तक सो रही थी। नाश्ते का टाइम खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे थे, सो उनींदी हालत में बिखरी साज सज्जा के साथ मैं मेस की तरफ नाश्ते के लिए भागी। जेएनयू की यही तो खासियत है, यहाँ श्रृंगार से ज्यादा सोच की कदर है। वैसे एक सच ये भी है कि बिना किसी साज सहेज के ये बेतरतीब लुक जरा स्कॉलर फीलिंग देती है। खुद और शालिनी दोनों के लिए नाश्ता लेके हॉस्टल के कमरे में ही आ गई। एक दूसरे में से किसी एक के सोए रहने पे अक्सर हम लोग ऐसा ही करते थे। नाश्ते को मेज पर रखा ही था कि फिर से मेरा फोन बजा। जैसे खेतों में फसलों पे बैठी चिड़िया शोर से उड़ जाती है, वैसे ही मेरे फोन की आवाज से लगभग उड़ चुकी नींद को शालिनी करवटें बदल के कानों पे तकिया लगा के पकड़ने की आखिरी कोशिश कर रही थी। फिर से मम्मी का कॉल था। रिसीव करके हालचाल जानने की, पूछने की औपचारिकता अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मम्मी बोली, नंदिनी 2-3 अच्छे रिश्ते मिले हैं तेरे लिए। मैंने तेरे पापा से तुझको लड़कों के फोटो ईमेल करा दिए हैं, देख लेना। और एक अच्छी सी अपनी फोटो भी भेज देना जल्दी। मम्मी, ऐसे कहीं बिना एक दूसरे को जाने समझे शादी होती है क्या? मैं अपनी चिढ़ को जब्त करते हुए बोली। अरे क्यों नहीं होती, हम लोग की भी तो ऐसी हुई थी। और माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहेंगे क्या भला? अब मम्मी ने अपनी चिढ़ को दबाने की भरसक कोशिश की थी। अरे मुझे नहीं करनी ना शादी। मैंने बेतकल्लुफी से जवाब देते हुए शालिनी की तरफ देखा। वो जाग गई थी लेकिन बिस्तर में ही थी। नंदिनी, निक्की भी शादी के लायक हो गई है, तुम्हारी हो फिर उसकी भी शादी करके निश्चिंत हूं, उधर से मां बोली। बहस में तब्दील होते देख मैंने बातचीत को खत्म करना ही ठीक समझा। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूं। ऐसा कह के मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। शालिनी अब तक बिस्तर के बाहर आ चुकी थी और बिछावन की चादर ठीक कर रही थी। मैं अपने बिछावन पे बैठ के मम्मी से हुई बातचीत के मद्देनजर ढेर सारी बातें बड़बड़ा रही थी। शालिनी चुप सुनती रही, फिर अपनी ठीक की हुई बिछावन पे बैठ के मेरी आंखों में देखते हुए बोली, नंदिनी तू एमफिल में रिसर्च कर रही है, तुझको पता होना चाहिए ना क्या करना है। 12वीं के किसी बच्चे की तरह क्यों उलझ रही है? शायद मैं समझ गई थी कि शालिनी क्या समझाना चाह रही है, लेकिन कई बार सब कुछ समझ के भी कहां कुछ समझ में आता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी कश्मकश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, नंदिनी जेएनयू से एमफिल कर रही है और वहीं हॉस्टल में अपनी सहेली शालिनी के साथ रहती है। आज उसकी मम्मी का फोन आता है और उसकी मम्मी नंदिनी पर शादी के लिए दबाव बनाती हैं। अब आगे। विकास, मम्मी का फिर फोन आया था। वही शादी की बात। ये लड़के देख लो, वो लड़के देख लो, अपनी फोटो भेज दो। मैं परेशान हो गई हूँ। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क की घास मरोड़ते हुए मैं विकास को सारी बातें बता रही थी। अरे मम्मियाँ तो बोलती रहती हैं, कोई भी बहाना बना दो ना, विकास ने बेपरवाही से कहा। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन शायद अब और टालना मुश्किल हो विकास।
अपनी शादी के लिए हम लोगों को भी अब सोचना चाहिए ना। मैंने अपनी नज़रें घास से हटा के विकास के चेहरे पे टिका दी थी। आइसक्रीम लोगी? दूर आइसक्रीम वाले की तरफ अपनी नज़रें घुमा के विकास ने मेरी बातों को दरकिनार करते हुए पूछा। मैं बोलना चाहती थी, विकास अभी सिर्फ मुझसे बातें करो, मेरे दिल की आरजू सुनो, अपने दिल की रजामंदी बताओ। लेकिन दिल की बात दिल में रख के मैंने आइसक्रीम के लिए हाँ कर दी। वनीला या बटरस्कॉच? विकास ने पूछा। बहुत संभालने पे भी अब की खींच से खुद को बचा नहीं पाई थी मैं। विकास, यू नो वेरी वेल, और अगर मनचाहा फ्लेवर नहीं भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है? ओके, अभी आया, यूं कह के विकास आइसक्रीम लेने चला गया। मेरे एमफिल के लिए दिल्ली आने की एक वजह विकास था। इलाहाबाद में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान विकास मुझसे एक क्लास सीनियर था। पहली मुलाकात और प्यार का आगाज वहीं हुआ। उसके बाद विकास एमबीए करने पुणे चला गया और मैं इलाहाबाद से ही एमए करने लगी थी। फिलहाल मैं जेएनयू से हिस्ट्री में एमफिल फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और विकास साउथ दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव है। विकास आइसक्रीम ला चुका था। ये लो तुम्हारी फेवरेट बटरस्कॉच, विकास ने आइसक्रीम मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जब पता था फ्लेवर तो फिर पूछा क्यों था? मैंने कहा। जवाब में विकास सिर्फ मुस्कुराया। सोच रही हूँ मम्मी को हमारे बारे में सब बता दूं, मैंने आइसक्रीम चखते हुए विकास से कहा। पागल हो गए हो क्या? इतने उतावलेपन की वजह क्या भाई? क्या छूटा जा रहा है शादी के बगैर? एक निवाले में जरा ज्यादा आ चुकी आइसक्रीम को जल्दी से बेचैनी में निगलते हुए विकास ने कहा। विकास, मैं तब से क्या बता रही थी तुमको? मैं उतावली नहीं हूं, बल्कि तुम बेपरवाह लग रहे हो। और क्या छूटा जा रहा है शादी के बगैर? शादी के बाद जो जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूं, बस उसकी भरपाई हम यहां पार्क में बैठ के बातें करके कर रहे हैं। अपनी खींच को भुलाने की भरसक कोशिश करती हुई मैं विकास को प्यार से समझाते हुए बोली। नंदिनी, मुझे जॉब करते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। कम से कम एक प्रमोशन तो ले लूं, कुछ सेविंग कर लूं। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पति का एक रुतबा हो, उसको तुम्हारे पास देने के लिए कुछ खुशियां हो? विकास बोला। एक दूसरे के करीब होने से मिलती हैं खुशियां, छोटी छोटी बातें साझा करने से मिलती हैं खुशियां। विकास, तुम सब जानते हो लेकिन शायद कुछ समझते नहीं हो। जब पढ़ रहे थे तब जॉब की चिंता, अब जॉब है तो प्रमोशन की चिंता। तुम मेरी कभी मत सोचना। हाँ, अपनी हर प्लानिंग में तुम बस अकेले हो। न चाहते हुए भी मैं पूरी तरह खींच चुकी थी। मेट्रो स्टेशन जाने के लिए मैंने अपना बैग उठा लिया और यूं ही तुनकते चिढ़ते हम दोनों वहां से चल दिए। खाने के लिए खरीदी गई आइसक्रीम अब घास पे पिघल रही थी। हॉस्टल पहुंचने तक शाम हो गई थी। सर्दी का मौसम होने से धुंध गिराई थी और शायद कहीं मेरे दिल और मेरी सोच पे भी कशमकश की धुंध गिराई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी कशमकश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, नंदिनी जेएनयू से एमफिल कर रही है और वहीं हॉस्टल में अपनी सहेली शालिनी के साथ रहती है। उसकी मम्मी फोन करके नंदिनी को शादी के लिए राजी करना चाहती है। नंदिनी अपने प्रेमी विकास से मिलती है और उससे शादी के लिए मम्मी की तरफ से मिल रहे दबाव के बारे में बताती है। विकास बेपरवाही से बातें सुनता है जिससे नंदिनी नाराज हो जाती है। अब आगे। दोपहर के 1 बज रहे थे। सर्दी की गुनगुनी धूप खिली थी। हॉस्टल से निकले तो थे लाइब्रेरी जाने के लिए, लेकिन बजाय अंदर जाने के मैं और शालिनी लाइब्रेरी के बाहर ही सीढ़ियों पर बैठ गए। ऐसा हम लोग तब करते थे जब पढ़ाई का मूड न हो। लाइब्रेरी की ही सीढ़ियाँ इसलिए क्योंकि लाइब्रेरी के वाईफाई का नेटवर्क उसकी सीढ़ियों तक मिलता था और सीढ़ियाँ लाइब्रेरी की तरह साइलेंट जोन में नहीं आती थीं। इसलिए लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ हम जैसे लैपटॉपधारी बातूनियों के लिए बिल्कुल मुफीद जगह थी। अजीज सहेली पास हो और मौसम का भी साथ हो तो जज्बातों का घड़ा इतना भरा होता है कि बातें छलक छलक के बाहर निकलती हैं। अपने परिवार से लेके शालिनी का परिवार, आने वाले संडे को सरोजनी नगर से की जाने वाली कपड़ों की खरीदारी, बातों का कारवां इन पड़ावों से गुजर ही रहा था कि शालिनी ने लाइब्रेरी जाते एक लड़के को देख के धीरे से हाथ हिला के हाय कहा। ये कौन है? मैंने पूछा। ये पीयूष है, मेरे कोर्स में। नाइस गाय, शालिनी बड़ी ही सौम्यता से बोली। अच्छा, तू कब से भाव देने लगी लड़कों को?
पहले तो कभी नहीं मिली इस नाइस गाय से। इस बार मेरे सवाल के अंदाज में चुहल थी। नंदिनी, बात भाव देने या नहीं देने की नहीं है, बात वाकई किसी के अच्छे होने और अच्छी सोहबत की है। शालिनी के जवाब में दबी हल्की सी सकुचाहट मुझसे छुपी नहीं रह सकी थी। मैं और कुरेदने वाली थी कि मेरा फोन बजा। मम्मी का कॉल था। नंदिनी, तूने अब तक अपनी फोटो नहीं भेजी? माँ ने कहा। मम्मी, आपको भी ना 2 दिन पहले ही तो आपने बोला है, भेज दूंगी, क्या उतावली है? उस दिन पड़ोस की मिसेस वर्मा बोल रही थी, नंदिनी तो इस बार अक्टूबर में 27 साल की हो जाएगी ना। वो तुझको बचपन से जानती है ना, कब तक तेरी उम्र 23-24 बताती रहूं? वैसे भी बेटा, लड़कियों की बढ़ती उम्र के साथ उनके लिए लड़के ढूंढने में थोड़ा मुश्किल बढ़ती जाती है। मेरी शादी के लिए हर बार मम्मी एक नई वजह है, गलत सही कुछ भी दुहाई देती है। मम्मी, शादी के बिना क्या छूटा जा रहा है? और वर्मा आंटी को क्या पड़ी है कि मैं 27 की हूं या 37 की? और आप मेरी उम्र सच्ची बताया कीजिए, इसमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लगभग आपे से बाहर हो गई थी। अपनी तेज आवाज को संयत करती हुई लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर के सामने एक पेड़ के पास जरा एकांत में आ गई थी। तू तो कुछ समझती नहीं, बस अपनी धुन में रहती है, मम्मी उधर से बोले जा रही थी। मम्मी, अभी करियर बनाने का वक्त है, शादी के बाद कहां मौका मिलता है? मम्मी को समझाने की कोशिश मैं कर रही थी, लेकिन अब के शब्द विकास के थे। यही प्रॉब्लम है तुम आजकल के बच्चों के साथ, रेडीमेड पहनते हो, रेडीमेड खाते हो, रेडीमेड जिंदगी चाहते हो। अरे मेरी शादी के वक्त तुम्हारे पापा की बस 150 रुपए तनख्वाह थी। बेटे, शादी के सपने मरते नहीं, बल्कि उनमें रंग भरने को एक और साथी मिल जाता है। वैसे भी कौन सा हम तुम्हारी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं? अरे लड़के से मिलवाएंगे तुमको, जब तुम हाँ बोलोगी तब बात आगे बढ़ाएंगे, मम्मी बोली। समझ सब रही थी, लेकिन उलझ गई थी। मम्मी का नजरिया अपनी मजबूरी और विकास, उदासीनता के बीच थी। मैं बस एक छोर मिलने की दरकार थी, फिर इस उलझन को बहुत आसानी से सुलझा लेती मैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी कशमकश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, नंदिनी जेएनयू से एमफिल कर रही है और वहीं हॉस्टल में अपनी सहेली शालिनी के साथ रहती है। नंदिनी अपने प्रेमी विकास को शादी के लिए उसकी मां की तरफ से मिल रहे दबाव के बारे में बताती है। विकास बेपरवाही से बात सुनता है, जिससे नंदिनी नाराज हो जाती है। हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठ के नंदिनी अपनी सहेली शालिनी से बातें कर रही होती है और शालिनी किसी लड़के को हाय बोलती है। तभी नंदिनी की मम्मी का फोन आता है, जिसमें वो एक बार फिर नंदिनी से बहस कर बैठती हैं। अब आगे 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद जब विकास इंडिया गेट आया, तब भी बिल्कुल नाराज नहीं हुई मैं। कभी कभार चाय बनाने या दूध गर्म करने के मकसद से हॉस्टल के कमरे में रखे बिजली के हीटर पे गाजर का हलवा बना के लाई थी विकास के लिए। सुना है लड़कों के दिल का रास्ता उनके पेट से होके जाता है। इस बार एशेज में किसका चांस है? मैंने कहा। विकास ने मेरी तरफ यूं देखा जैसे वो गाजर का हलवा नहीं, नीम का अचार खा रहा हो। ऑस्ट्रेलिया जीतेगी और क्या, वैसे भी फुर्सत कहाँ है मैच देखने को। जवाब ऐसे दिया विकास ने जैसे किसी बच्चे को बेतुके सवाल पूछने के बाद टरकाते हुए कहते हैं। लड़कों का क्रिकेट प्रेम समझ से परे है। भारत खेलेगा तो एक एक बॉल का हाल पता होगा और देखने को फुर्सत भी होगी, वरना खैर। मैंने तो विकास की खुशी के लिए उसके पसंदीदा खेल के बारे में चर्चा शुरू की थी, लेकिन असर उल्टा होता देख के भूमिका बनाना छोड़ के सीधा कहा, विकास, मम्मी आए दिन कभी फोटो खिंचाने की जिद कर रही तो कभी किसी लड़के से मिलने की। हम लोगों को हमारी शादी के बारे में कुछ फैसले तो करने पड़ेंगे ना। तुमने क्या सोचा है? कुछ पुख्ता बताओ तो मैं भी मम्मी को बताऊं। मैं बड़े मनोहार से विकास के कंधे पे सर टिकाते हुए बोली, अच्छा तो इसीलिए एशेस के बारे में पूछा जा रहा था। अपने कंधे से मेरा सर हटाते हुए विकास ने कहा, अरे वो तो मैं दिलजोई कर रही थी, ये भी समझ नहीं आता तुमको? लेकिन शादी की चर्चा सुन के विकास के तो जैसे तेवर ही बदल गए थे। वो आगे बोलता रहा, नंदिनी, मम्मियां बोलती रहती हैं शादी कर लो, शादी कर लो। उनके बोलने का क्या है? शादी कर लो तो बोलेंगी अब कोई गोद में खिलाने को सचमुच वाला गुड्डा या गुड़िया ला दो। अरे वो लोग क्यों परेशान हैं, कर लेंगे हम लोग शादी जब वक्त आएगा। यही तो मैं कह रही हूं विकास, उस वक्त की एक सीमा तो बनानी पड़ेगी ना, मैंने कहा। नंदिनी, मैं तुमको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं,
इसके लिए वक्त तो चाहिए ना, विकास ने कहा। विकास, रेडीमेड फास्ट फूड से भले थोड़ी देर के लिए भूख का एहसास मिट जाता हो, लेकिन स्वाद और खुशबू धीमी आंच पे प्यार से पकाए खाने में ही आता है। मम्मी की समझाई बातों को मैं विकास को एक्सप्लेन कर रही थी। तुम मिल गए, तुम्हारा प्यार मिल गया, मुझको दुनिया की सारी खुशियां मिल गई विकास। नंदिनी, तुम क्यों नहीं समझती हो? प्यार से 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, रुतबा नहीं मिलता। मैं चाहता हूं मैं तुमको अपनी गाड़ी में विदा करके खुद के खरीदे घर में लेके आऊं। पहली बार मुझसे नजरें चुराते हुए विकास बोले जा रहा था और मैं उसको अपलक देखे जा रही थी। उसकी योजनाओं, सोच, कल्पनाओं में गाड़ी, घर, प्रमोशन, स्टेटस सब कुछ थे। मैं कहीं नहीं थी। शादी के लिए भले ही कोई पुख्ता वादा ना किया हो, लेकिन विकास की इन चुराती हुई नजरों ने मन में उमड़ घुमड़ कर रही अनेक शंकाओं को जरूर पुख्ता कर दिया था। उसके बाद न जाने उसने कितनी वजहें बताई, लेकिन मेरे जहन में कुछ नहीं समाया। मैं उसकी किसी भी वजह से संतुष्ट नहीं हो पाई। विकास ने मेरे विश्वास और प्यार की नाव को न तो इंतजार के किनारे लगाया था, न ही मिलन के किनारे। बस बीच में आशा निराशा की हवा के साथ हिचकोले खाते छोड़ दिया था। कभी मुझको इंतजार का किनारा नजदीक लगता, तो कभी मिलन का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी कशमकश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, नंदिनी जेएनयू से एमफिल कर रही है और वहीं हॉस्टल में अपनी सहेली शालिनी के साथ रहती है। नंदिनी की माँ बार बार फोन करके उस पर शादी का दबाव बना रही हैं। इसका जिक्र वो अपने प्रेमी विकास से करती है, लेकिन विकास के बेपरवाह बर्ताव से नाराज हो जाती है। अब आगे। आज दिन भर हॉस्टल के अपने कमरे में ही रही मैं। लाइब्रेरी भी नहीं गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, या यूं कहें मन ठीक नहीं था। शाम हो गई थी। शालिनी को 2 बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसको ढूंढती हुई लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। लाइब्रेरी जाने के रास्ते में एक कचनार के पेड़ के नीचे बेंच पे शालिनी पीयूष के कंधे पे सर टिका के सो रही थी और उसकी नींद खराब ना हो इसलिए पीयूष बुत की तरह बैठा था। अपनी पर्सनल स्पेस का शिद्दत से ख्याल रखने वाली शालिनी की पर्सनल स्पेस पीयूष के साथ कॉमन हो चुकी थी, या यूं कहें कॉमन स्पेस अब शालिनी की पर्सनल स्पेस होती जा रही थी। सच है, जब 2 लोग दिल से एक होते हैं तो फिर उनकी पर्सनल स्पेस भी अलग नहीं रह पाती है। अपने लिए तो ये सब बस गुजरे जमाने की बात लगती है। आज मैं और विकास हमारे रिश्ते में अपनी अपनी स्पेस, अपनी अपनी जमीन तलाश रहे थे। कभी आसमान में घुला दिए गए अपने वजूद को छानने की कोशिश कर रहे थे। पीयूष और शालिनी को बिना टोके मैं हॉस्टल वापस आ गई थी। फोन के रिंग ने अपनी तरफ ध्यान मोड़ा। देखो, मम्मी का नाम स्क्रीन पे दिखाते हुए फोन कांप रहा था। फोन रिसीव किया। हमेशा की तरह थोड़ी औपचारिकता के बाद मम्मी अपने एवरग्रीन मुद्दे पे वापस आ गई थी। नंदिनी, जल्दी फोटो भेज देना, अच्छे लड़के पसंद आए। लड़का बैंक में पीओ है। वैसे मैं और मिसेस वर्मा वैष्णो देवी जा रहे हैं, दिल्ली तो आना होगा ही, फिर हम लोग दिल्ली में ही लड़के और उसके घर वालों से मिल लेंगे। मम्मी एक सांस में बोले जा रही थी। उनको यकीन नहीं था कि मैं कितनी देर फोन ऑन करके उनको सुनूंगी, इसलिए सब कुछ एक सांस में बता देना चाहती थी। लेकिन आज मुझको कोई झल्लाहट या गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि मम्मी प्यारी लग रही थी। हमेशा तुनक के झड़क देती हूँ, लेकिन तब भी मेरे बारे में, मेरे भले के लिए सोचती रहती हैं। आज पूरी बात गौर से सुनी और आखिर में पूछा, कब का प्रोग्राम बनाए वैष्णो देवी का? अगले के अगले हफ्ते दिल्ली आ जाऊंगी मिसेस वर्मा के साथ। उनकी बेटी निभा, जिसकी शादी हुई थी ना 2 साल पहले, वही वहाँ वसंत कुंज में रहती है। उसका प्यारा सा 1 साल का बेबी भी है। पता नहीं कब मेरी किस्मत में नाती नातिन होंगे। मम्मी बड़ी ही मायूसी से बोली। मेरे चेहरे पे मुस्कान तैर आई। मम्मियाँ वाकई मम्मियाँ ही होती हैं। अब तक शालिनी कमरे में आ चुकी थी। कमरे के हीटर पे चाय बना के मैं शालिनी के बेड पे आ गई और उसको चाय का कप थमाते हुए कहा, शालिनी, अजीब दोराहे पे खड़ी हो गई हूँ मैं। मम्मी जो बोलती हैं, जो चाहती हैं, वो विकास को समझाती हूँ। विकास जो बोलता है, जो चाहता है, मम्मी को समझाती हूँ। इन सब के बीच मैं क्या समझती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, कुछ नहीं पता। अब
किसी और की बेपरवाही का क्या शिकवा करूं? एक कशमकश बन गई है जिंदगी। खैर, कहीं दूर से वापस आते हुए मैंने शालिनी से कहा, तू बता कहाँ घूम रहती है आजकल? नंदिनी, मैं शादी कर रही हूं। चाय का कप थामे जरा सकुचाते हुए, जरा मुस्कुराते हुए शालिनी बोली। मैं खुशी और आश्चर्य से चौंक गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी कशमकश। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, नंदिनी जेएनयू से एमफिल कर रही है और वहीं हॉस्टल में अपनी सहेली शालिनी के साथ रहती है। उसकी मम्मी उस पे फोन पर बार बार शादी के लिए दबाव बना रही हैं और वो उससे उसकी तस्वीर भेजने के लिए कहती हैं ताकि लड़के वालों को दिखाई जा सके। इस बीच उसकी दोस्त शालिनी बताती है कि वो शादी कर रही है। अब आगे। मैं पीयूष से शादी कर रही हूं, शालिनी बोली। कब हुआ ये सब? तुम लोग मुश्किल से एक दूसरे को 6-7 महीने से जानते हो। आश्चर्य से सवाल किए जा रही थी मैं। नंदिनी, पतीले से चावल पका है कि नहीं ये एक चावल दबा के पता कर लेते हैं। हम सफर बनाने के लिए, किसी को समझने के लिए कुछ महीने या ज्यादा से ज्यादा साल भर काफी होता है। वैसे भी पूरी जिंदगी हम खुद को कहाँ पूरा जान पाते हैं, कहाँ समझ पाते हैं। ऐसे में किसी दूसरे को पूरा जानने की ख्वाहिश बेतुकी है। बस विचार एक जैसे होने चाहिए। सच्चे जज्बात और ईमानदार ख्यालात किसी खजाने से ज्यादा मायने रखते हैं नंदिनी। मैं अपलक शालिनी को सुन रही थी। पीयूष नेक इंसान है, 27-28 साल का है, अच्छी पढ़ाई कर चुका है। सही गलत की पहचान तो अब आ ही जानी चाहिए ना। शालिनी का बोला एक एक शब्द मेरी समझ पे पड़ चुकी धुंध को साफ कर रहा था। लेकिन तुम दोनों में से कोई एक फुल टाइम जॉब नहीं करता है, ऐसे में गृहस्थी कैसे चलेगी? मैंने कौतूहल से पूछा। शालिनी हौले से मुस्कुराई और बोली, नंदिनी, जिंदगी तो प्यार के ईंधन से चलती है। रही बात पेट और घर चलाने की, तो फिलहाल पीयूष और मैं दोनों कुछ मैगजीन और अखबारों के लिए आर्टिकल लिखते हैं और पढ़ाई से इतनी समझ तो बनाई है कि फुल टाइम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। शालिनी के चेहरे पे एक अद्भुत सुकून था। उसकी सुलझी सोच मेरी समझ की उलझी डोर को सुलझा गई थी। मैंने विकास का नंबर डायल किया। इस बीच विकास मुझसे मिलने 1-2 बार जेएनयू कैंपस में ही आया था, लेकिन उससे मिलने की उत्सुकता कम, शिकायत और उलाहने से बचने की मंशा ज्यादा होती थी। रिंग जा रही थी। हेलो, विकास की आवाज थी। विकास, मेरी मम्मी आ रही हैं। बेशक शादी की बेचैनी नहीं है, लेकिन मैं तुमको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। हमारे रिश्ते को ऑफिशियली सबको बताना चाहती हूँ। अरे जल्दी क्या है, हम दोनों खुद जाके मिल लेंगे ना और बताएंगे उनको, उधर से विकास बोला। विकास, मैं तुमको मम्मी से मिलवाना चाहती हूँ और मुझको जवाब हाँ या ना में चाहिए। मेरी आवाज में आर पार के फैसले का निश्चय साफ पता चल रहा था। लेकिन परसों मैं शहर में नहीं हूं, कह के विकास चुप हो गया था। विकास, मैंने तुमको अपने दिल में जगह दी थी, अपने सपनों में सजाया था, लेकिन शायद तुम इसके काबिल नहीं हो। अपने सारे प्लान्स, अपने सारे सपनों में तुम अकेले खुद के साथ हो। तुमने कभी उनमें मुझको शामिल नहीं किया। अब मुझे यकीन हो गया कि आगे भी शामिल नहीं करोगे। यू वॉन्ट प्रिविलेज विदाउट कमिटमेंट। आज मैं तुमको अपने सपनों से, अपने दिल की दुनिया से अलग करती हूं। विकास कुछ बोलता कि मैंने फोन काट दिया। डिनर करके जल्दी ही सो गई मैं। सुबह हो गई थी, मैं अपने बेड में ही कंबल में थी। अलार्म से नींद तो ऐसे उड़ गई थी जैसे आग लगने पे कपूर की टिकिया भाप बन के उड़ती है। चाय बनाने की सोच ही रही थी कि माँ का कॉल आया। फोटो भेज दी? फोन रिसीव करते ही मम्मी की आवाज आई। मम्मी, मैंने कोई फोटो नहीं भेजी और नहीं भेज रही हूँ, और मैं किसी से बिना जाने समझे शादी भी नहीं कर रही हूँ, चाहे आपने कोई लाख बेहतर लड़का ही क्यों ना चुना हो। बात लव मैरिज या अरेंज मैरिज की नहीं है मम्मी, बात वाकई किसी को जानने की है, उसको समझने की है, आपसी अंडरस्टैंडिंग की है। प्लीज आप बार बार शादी की रट मत लगाओ। मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन मैं 27 साल की हो गई हूँ सिर्फ इस वजह से, या फिर किसी वर्मा आंटी की वजह से मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। और रही बात निक्की की शादी की, तो बेहिचक आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर उसके लायक आपको या निक्की को कोई मिलता है तो बिल्कुल करिए। शादी कोई नौकरी या प्रमोशन नहीं है जिसमें सीनियरिटी ऑर्डर का पालन जरूरी हो। अरे किसी का जन्म पहले हो गया इसलिए जरूरी नहीं कि उसकी जिंदगी में सारी घटनाएं पहले होंगी।
शादी जब वक्त पे सही आदमी मिलेगा तब होगी और मैं उसका इंतजार करूंगी। मम्मी तुनक के कॉल काट चुकी थी। मैंने अपना रास्ता चुन लिया था और आज मैं अपनी कश्मकश से आजाद हो गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।